Good morning, students. My name is Deepa Garg, your SST subject teacher. Today, I will teach you chapter 17 Contacts with Distant Lands. दूरस्थ देशों से हमारे संपर्क के बारे में आज हम चैप्टर 17 में स्टडी करने जा रहे हैं. Right since the earliest time, India has come into contact with several countries and civilization. The most important feature has been that it has adopted all civilization with open arms. The initial contacts of India with other countries occurred due to trade as traders undertook long journey to trade in different commodities. तो प्राचीन काल से ही भारत के संबंध विभिन्न देशों और सभ्यताओं से थे. हमारे देश की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने सभी सभ्यताओं को खुले हृदय से अपनाया. अन्य देशों के साथ भारत के प्रारंभिक व्यापार संबंध के कारण स्थापित हुए थे, क्योंकि इस व्यापारी विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए लंबी यात्राएं किया करते थे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा संगम लिटरेचर. तो संगम कहते हैं, संगम लिटरेचर कहते हैं साहित्य. संगम का जो साहित्य रहा है हमारा, द वर्ड संगम इज मीन्ड कॉन्फ्रेंस और असेंबली. तो संगम शब्द का अर्थ सभा या सम्मेलन था. इट इज बिलीव दैट 3 संगम्स ऑफ द तमिल पोइट्स वर हेल्ड इन विच अबाउट 8,598 पोइट्स टुक पार्ट. देयर इज नो डेफिनेट information about the place and time of these sangam. Of the 3 sangam, the poem of the 2 have been lost. The number of remaining poems is put at 2,000. तो संगम शब्द का अर्थ सभा या सम्मेलन है. ऐसा विश्वास किया जाता है कि 3 संगम आयोजित किए गए थे, जिनमें लगभग 8,598 कवियों ने भाग लिया था. इन संगम आयोजनों के समय व स्थान में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी. इन तीनों संगम के 2 कविताएं खो गई थी और बाकी बची कविताओं की संख्या 2,000 थी. इन कविताओं के अध्ययन से इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये संगम लगभग 30वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व व 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य आयोजित हुए थे. कुछ इतिहासकारों का विचार है कि कुछ कविताएं सहस्त्रादि के प्रारंभ में लिखी गई थी, यद्यपि इनका संग्रह संगम युग में हुआ था. द संगम लिटरेचर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स to know about the prevailing time. It mentioned about the 3 dynasties in the Chols, Pandyas and Chirs. Is also maintained that these 3 dynasties fought among themselves. The heroic deeds of these 3 dynasties have been mentioned in a long poem named Patliputra or 10 long poem. It also depicts the economic. तो संगम साहित्य उस समय के बारे में जानने का एक मुख्य स्रोत है. यह दक्कन में शासन करने वाले राजवंशों चोल, पांड्या और चेर का उल्लेख करता है. इनसे यह भी ज्ञात होता है कि ये तीनों राजवंश आपस में झगड़ते रहते थे. इन तीनों राजवंशों के साहसिक कार्यों का उल्लेख एक लंबी कविता के रूप में भी किया गया, जिसे पट्टापट्टस लंबी कविता का नाम दिया गया था. तो संगम साहित्य दूसरों देशों के साथ संबंधों पर भी प्रकाश डालता है हमारा, विशेष रूप से उन भारतीय बस्तियों पर जो दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय व्यापारियों द्वारा बसाई गई थी. यह रोमन तथा यूनानियों के साथ व्यापारिक संबंध का भी उल्लेख करता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेशन विद डिस्टेंट लैंड्स. तो दूरस्थ देशों से संबंध, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं. यू हैव रीड टू अशोका सेंड हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संमित्रा और टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संमित्रा को बौद्ध धर्म
के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। भारतीय व्यापारी श्रीलंका तथा साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ भी व्यापार करते थे। इतना ही नहीं, बहुत से भारतीय व्यापारी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से इन देशों में बस गए थे। कुछ तो इतने प्रभावशाली बन गए थे कि उन्होंने वहां की उच्च वर्गीय स्त्रियों से विवाह कर लिया। प्रारंभ में ये व्यापारी इन देशों से मसाले खरीदते थे तथा इन्हें पश्चिमी देशों तक पहुंचाया भी करते थे। पहुंचाते थे। In the beginning, Indian traders used the buy spices from these countries, sell them into the दूसरे देशों में पहुंचाने करते हैं। तो some Indian princes too sailed of these Southeast Asian countries and set up their kingdom. The kingdom of Kamboज was once such. The kingdom of Yabdvipa Java was also set up by an Indian prince. Sri Vijay Sumatra was also a Hindu kingdom. As the result, the Indian culture is spread to a number of countries in this region. देखिए क्या हुआ उसमें कि बहुत ज़्यादा जब कमाते थे वो यावतीव जावा भी भारतीय राजकुमार द्वारा स्थापित किया गया था। श्री विजय सुमात्रा भी एक हिंदू राज्य है। परिणाम स्वरूप बहुत से देशों जैसे ब्रह्मदेश, म्यांमार और स्वर्णद्वीप जैसे जावा, सुमात्रा या बाली एक साथ चंपा, वियतनाम आदि में भारतीय विस्तृत हुई। कंबोडिया का विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर वहां उपस्थित भारतीय संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण हुआ। इसी प्रकार जावा में स्थित बोरोबुदुर स्तूप एक बौद्ध स्तूप बन गया हमारा, जो विश्व का सबसे विशाल स्तूप है। इन देशों में बड़ी संख्या में मंदिर और बौद्ध स्तूप देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्ट, भारत और उत्तर पश्चिम। इंडिया हैज maintained relation with the northwest countries since times immemorial. It is believed that the Aryans came from this side. Afghanistan has been a part of the Indian Empire a number of times. India has maintained relations with the countries in Central and West Asia, the Silk Route being the favored route of Indian traders. तो भारत ने अति प्राचीन काल से ही उत्तर पश्चिम देशों के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आर्य इस ओर से ही आए थे। अफगानिस्तान बहुत समय तक भारत का ही भाग था। भारत के मध्य तक पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंध थे। सिल्क रूट भारतीय व्यापारियों के लिए एक अनुकूल मार्ग बन गया था। The people of the Indian Valley civilization had trade relation with Mesopotamia and Egypt. Many seals, beads and other articles of the Indus Valley civilization have been found there. India came in contact with Persia in about 5th 6th centuries BC when Druids. तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया व मिस्र के साथ थे। बहुत सी मोहरें, झुमके व अन्य वस्तुएं वहां पाई जाती हैं। लगभग पांचवी छठी शताब्दी में भारत पारस के संपर्क में आया। जब डायरिस प्रथम ने भारत पारस पर शासन किया, वे उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्र सिंध व पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीता। इससे भारतीय व्यापारियों के लिए पारस साम्राज्य में जाने का मार्ग खुल गया, जिससे दोनों सभ्यताओं के मध्य विचारों का आदान प्रदान हुआ और दोनों ही क्षेत्र विकसित एवं समृद्ध हुए। इंडिया एंड वेस्ट, भारत व पश्चिम। तो इंडिया हैड मेंटेन trade relation with Greece and other countries around the Mediterranean Sea. However, when Alexander the Great invaded India in 326 BCE, the contact became direct and the Indian traders started to go right into Greek and Roman empires. तो भारत ने यूनान तथा भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए।
326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने के भारत पर आक्रमण करने के पश्चात भारतीय व्यापारियों के यूनान तथा रोमन साम्राज्यों के साथ सीधे संपर्क हो गए। अशोक ने भी अपने राजदूतों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यूनान भेजा था। The Unani system of medicine was learnt by Indians from the Greek। तो भारतीयों ने औषधियों की यूनानी पद्धति के बारे में यूनानियों से सीखा था। Contact with the Roman Empire became pronounced in the later half of the 1st century BC when Augustus Caesar become the ruler. The Romans had a large fleet of ship which sailed a different lands of trade। तो भारत प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में जब ऑगस्टस सीजर 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व राजा बना, भारत के रोम के साथ संबंध स्पष्ट हो गए। रोम के पास बड़े जहाज़ों का बेड़ा था जिनके द्वारा वे विभिन्न स्थानों पर व्यापार के लिए जल यात्रा करते थे। उनकी रुचि सुंदर, महंगी और विलासपूर्ण व्यापारिक वस्तुओं जैसे काली मिर्च, मसाले, मलमल का कपड़ा, इत्र, मोती, रत्न आदि में थी। इन वस्तुओं के बदले में वे सोने व चांदी के सिक्के, आभूषण, मदिरा, बर्तन और सजावट की अन्य वस्तुएं भी खरीदते थे। The trade with the Roman Empire was in their favor, due to which the people were worried that with the Roman people would become beggars. Pliny, a Roman historian, has written that the trade with the Indian deprived the Roman Empire a large amount of money worth about 5,000 sterlings। तो प्रथम जो रोम साम्राज्य के साथ व्यापार भारत के पक्ष में था, जिस कारण लोग चिंतित थे कि कहीं रोम के लोग भिखारी न बन जाए। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने लिखा था, भारत के साथ व्यापार ने रोम साम्राज्य को लगभग 5 लाख स्टर्लिंग की बड़ी धनराशि से वंचित किया था। तो द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर कंटिन्यूड अंटिल द 7th century AD। तो रोम साम्राज्य के साथ व्यापार 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक चला। इसके पश्चात मध्य एशिया अरब के शासनकाल में आ गया। इसलिए अब भारत व पश्चिमी देशों के मध्य एक कड़ी बन गया। अरब ने भारत से बहुत सी अवधारणाएं सीखी व उन्हें पश्चिमी देशों में फैलाया। अरब ने भारत से संख्या, दशमलव पद्धति व शून्य का ज्ञान भी प्राप्त किया था तथा पश्चिम लोगों तक पहुंचाया। अरब के लोगों ने संख्या को हिंद से कहा, जिसका अर्थ है भारत से, फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत से। यह संख्या पद्धति अरब भारत संबंध के कारण हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। After the death of Ashoka, many kingdoms came into being all over India during the period circa 200 BC to 300 AD। तो अशोक की मृत्यु के बाद लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक संपूर्ण भारत में बहुत से राज्य अस्तित्व में आए। ये राज्य छोटे व कमजोर थे, विदेशी आक्रमणकारियों के सामने टिक नहीं सकते थे। इन आक्रमणियों में ये पूछा मुख्य इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण थे। इसी समय बौद्ध धर्म मध्य एशिया के फल फूल रहा था। नेक्स्ट आता है हमारा इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक क्या थे? इन द इंडो ग्रीक्स वर द ग्रीक जनरल्स हु रूल्ड ओवर द टेरिटरीज ऑफ बैक्टीरिया, नाउ बल्क इन ईरान एंड पर्थिया, पेर्शिया, हार्ट, समरका एंड अर्ध। इंडो ग्रीक and they attacked northern India under the command of Damtias and conquered part of Sindh and Punjab in India। They are also as the। तो इंडो ग्रीक में क्या हुआ? इंडो ग्रीक भी यूनानी जनरल थे जिन्होंने बैक्टीरिया, बाख्तर के क्षेत्र, वर्तमान में बल्क, ईरान में
पार्थिया, पारस, समरकंद व ख्वाजर पर शासन किया। इन्होंने डेमेट्रियस द्वितीय के नेतृत्व में उत्तरी भारत पर आक्रमण किया तथा पंजाब व सिंध को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत में ये यवन के नाम से जाने जाते थे। डेमेट्रियस द्वितीय के बाद मिनांदर राजा बना और जो बौद्ध लेखों के संपर्क में था। After determines the become the king, he is known as the Milind in the Buddhism trades that expand his rule. The Brach, thus his vast kingdom extended Afghanistan to Maurya, Mahinda embraced Buddhism. तो उसने अपना शासन कठियावाड़ में भरूच तक फैलाया। इस प्रकार उसका विशाल अफगानिस्तान से मथुरा तक फैला हुआ था। कुछ इंडो ग्रीक भगवान विष्णु की भी आराधना करते थे। इनका भारत में ठहरना कई रूपों में सकारात्मक रहा, क्योंकि भारतीयों व यूनानियों के बीच निकटतम संबंध बने और इनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। हम यूनानियों का प्रभाव भारतीय सिक्कों, ज्योतिष कला, मूर्ति कलाओं व औषधियों पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉइन्स। तो द इंडियन लर्न्ड मोड एंड डाइज फ्रॉम द इंडो ग्रीक्स एंड दस डेफिनाइट शेप वॉज गिवन टू कॉइन्स ऑन विच द नेम्स, टाइटल एंड पिक्चर्स ऑफ किंग्स वर एम्बॉस्ड। तो हमारे जो सिक्के थे, सिक्के भारतीयों ने सिक्कों को सांचे में ढालना व रंगना सीख लिया था अच्छे से। सीख लिया था, इंडो ग्रीक में सीखा तथा इस प्रकार सिक्कों को निश्चित आकार दिया गया, जिन पर नाम, उपाधि व राजाओं के चित्रों की नक्काशी भी की गई। ज्योतिष विद्या। नेक्स्ट आता है हमारा एस्ट्रोनॉमी, यानी कि ज्योतिष विद्या हमारी क्या थी। एस्ट्रोनॉमी, द इंडियन लर्न मैनी एस्पेक्ट द एस्ट्रोनॉमी फ्रॉम द इंडो ग्रीक एंड बेटर्ड देयर आर्ट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। जो ज्योतिष विद्या है, भारतीयों ने इंडो ग्रीक से ज्योतिष विद्या के बहुत से पहलुओं के बारे में जाना और अपनी भविष्यवाणी की कला को बेहतर बनाया। नेक्स्ट आता है हमारा आर्ट एंड स्कल्पचर। As the Greek embraced Buddhism and started to worship the Buddha, they made status of Buddha adopting the Greek stylus. This style came to be known as the Gandhara School of Art. तो जैसे ही यूनानियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, वैसे ही उन्होंने बौद्ध की आराधना प्रारंभ की थी। वैसे ही उन्होंने बौद्ध की आराधना प्रारंभ कर दी। यूनानी शैली में बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई। यह शैली गांधार कला के नाम से गांधार कला पद्धति कहलाई। भारतीय कला पद्धति, जिसे मथुरा कला पद्धति के नाम से जाना जाता है, उसमें बुद्ध को बिना बालों का सन्यासी दिखाया गया है, लेकिन गांधार कला पद्धति में घुंघराले बालों में लगभग यूनानी देव की तरह ही दिखाया गया। इस प्रकार गांधार कला पद्धति आत्मिक रूप से भारतीय तथा शैली में यूनानी थी। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मेडिसिन। तो आपने यूनानी औषधि पद्धति के बारे में अवश्य सुना होगा। इसके बारे में भारतीयों यूनानियों से ही सीखा था उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं हमारे शक राज्य। अब शक राज्य कौन से थे हमारे? द शक्स वर नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया. They had been driven out by the Yechist China. They entered India after the Indo-Greek and settled down western India. The Shak called themselves. They set up many kingdoms, including Takshila, Ujjain, Nasik, and Maitreya. The most important ruler of the Shak was Rudraman, who assumed the title of Malakshma. Checked the advance of the Satvans from the south. He also undertook the repair of the dam by the Chandragupta Maurya on the Sudarshan Lake in Katibag.
तो जो शक राज्य थे हमारे, शक राज्य एक मध्य एशिया की खाना बदोशी जाति थी जो जिनकी यूची जनजाति द्वारा खदेड़ दिए गए थे। वे भारत में इंडो ग्रीक के बाद आए, वे पश्चिमी भारत में बस गए थे। शक शासकों ने स्वयं को सत्रप कहा। इन्होंने बहुत से राज्यों जैसे तक्षशिला, उज्जैन, नासिक और मथुरा की स्थापना की। शक शासकों में सबसे विख्यात शासक रुद्रदमन थे, जिन्होंने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। इन्होंने सातवाहनों को दक्षिण में बढ़ाने से रोका था। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा बनवाए काठियावाड़ में सुदर्शन झील पर बने बांध की मरम्मत कराई। उज्जैन के शक शासक द्वारा ही शक कैलेंडर का आरंभ किया गया था। यह ईसाई कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे भी रह गया था।